हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं जो आपका चैप्टर जो चल रहा था जैविक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेसेस, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है, और क्या है श्वसन। ये जो चैप्टर है हम उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने देखा था श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र या फिर कहें एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, उत्सर्जन मतलब कि निष्कासित करना, मतलब कि बाहर निकालना किसी चीज़ों को। ठीक है, एक्सक्रीशन मतलब उस चीज़, जो चीज़ हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, जो चीज़ें हमारे शरीर में वेस्ट हैं, ठीक है, वेस्टेज हैं, उनको हमारे शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी है। और उनको निकालने के लिए हमारी सहायता करता है उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम और उससे जुड़े कुछ स्ट्रक्चर जो हैं उसको देखने वाले हैं। जो नॉर्मल जो मनुष्य है, ठीक है, वो क्या करता है, जो अपने डेली लाइफ में मूत्र का, यूरिन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, लेकिन आप कभी कभी देखेंगे कि अगर वो किस पर डिपेंड करता है कि कभी जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता है तो वो क्या होता है, वो मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर। उसी तरह से अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं, ठीक है, ज़्यादा पानी पिएंगे तो भी क्या होता है, जो यूरिन का जो रेट वो है, उत्सर्जन की जो दर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, अब इस फिर बात होती है कि कभी कभी हम लोग को बोलते हैं ना डॉक्टर की यूरिन का चेक करवाओ या फिर आप अपने ब्लड का चेकअप करवाइए। ठीक है, तो यूरिन और ब्लड में भी क्या होता है, जो अवयव होते हैं, ठीक है, वो उपस्थित होते हैं। जितने यूरिन में होंगे वैसे ही कितने होते हैं उसमें ब्लड में भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, और क्या होता है, और कुछ प्रोटीन होता है। ठीक है, लेकिन ब्लड में इसकी सीमा कुछ अलग होती है और हमारे जो यूरिन है उसमें भी उसकी सीमा कुछ अलग होती है। ठीक है, तो जिस सीमा के अंदर अगर ये उपस्थित है, चाहे ब्लड है चाहे यूरिन है, तब तो ये सही है। अगर उस मात्रा से वो कम या ज़्यादा हुए तो कभी हमें इन्फेक्शन या फिर हम लोग की बॉडी में कुछ अलग चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि यूरिन और ब्लड का चेकअप करना। अब ये जो यूरिन और ब्लड है, इसमें जो अवयव उपस्थित हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे कि आप किस टाइप का भोजन ले रहे हैं। आप प्रोटीन युक्त भोजन ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन मेंटेन रहेगा, कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लेंगे तो वो मेंटेन रहेगा। इसी तरह से आप, इसीलिए बोला जाता है कि आप एक पोषित भोजन लें, न्यूट्रिशन जो युक्त हो, वो ऐसा भोजन लें ताकि आपको जितने भी न्यूट्रिशन है वो पूरी तरह से मिल सके, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो सके। क्लियर। तो हमारे शरीर में भोजन से संबंधित बहुत सारी प्रक्रियाएं, जो जैविक प्रक्रियाएं हैं, वो चाहे वो श्वसन हो, अपघटन हो, वो चलती रहती हैं। ठीक है, उसी तरह से जो उत्सर्जन भी है वो भी एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसका भी चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि इन पदार्थों में नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे प्रोटीन के अपघटन से बने मुख्य रूप से यूरिया व यूरिक अम्ल जो हैं, उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, जो प्रोटीन से बने पदार्थ हैं, है ना, जो भोजन लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, तो प्रोटीन से बने पदार्थ क्या बनता है, इसका वेस्ट के रूप में क्या बनता है, यूरिया और यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इसका ही उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ यूरिन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र में उसका निष्कासन होता है, एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रोटीन के अपघटन से जो मुख्य रूप से पदार्थ हैं, यूरिया और यूरिक अम्ल। ठीक है, यही क्या होते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि मैंने बताया हमारे 2 जोड़ी फेफड़े होते हैं, उसी तरह हमारे पास 2 जोड़ी क्या होते हैं, वृक्क होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, किडनी। तो आपके पास 2 किडनी हैं, ये कौन से कैसी आकृति के हैं, तो ये आपसे पूछता है कि जो हमारे शरीर में पाए जाने वाला किडनी है वो किस आकृति का है। तो आप देख पा रहे हैं ये सेम बीज की आकृति के, सेम का जो बीज होता है सेम ही है ना, सेम बीज की आकृति के टाइप होते हैं। कौन, किडनी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ये सेम बीज की आकृति के होते हैं और कैसे होते हैं, ये कलर में लाल,
या भूरे रंग के। ठीक है, उसके बाद ये जो सेम बीज की आकृति की जो वृक्क है, किडनी है, ठीक है, इसी को क्या, ये हम लोग के जो रीढ़ की हड्डी है उससे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, उससे एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, फिर इसी से हम लोगों का मूत्र वाहिनी जो है वो निकला होता है। ये आप लोगों का मूत्र वाहिनी आप देख पा रहे हैं। ये जो मूत्र वाहिनी है उसमें मूत्र आके मूत्राशय में इकट्ठा होता है और मूत्र मार्ग के माध्यम से जो आपका मूत्र है, जो वेस्टेज है, वो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो है हमारे पीठ की तरफ रीढ़ की हड्डी के अगल बगल स्थित होते हैं। क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि पूरे शरीर से होता हुआ जो रक्त है वो हृदय में, है ना, पूरे शरीर से होता हुआ रक्त क्या होता है, हृदय में पहुंचता है। और हृदय का जो रक्त होता है वो धमनियों के माध्यम से, ठीक है, ये धमनी है, वृक्क की धमनी है, उसके माध्यम से जो रक्त है वो क्या होता है, किडनी तक पहुंचता है। किडनी में पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों वृक्क में पहुंचता है और शिरा द्वारा जो रक्त है वो वृक्क से बाहर निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि जो शिरा है वही क्या करेगा, वही जो ब्लड है उसको क्या लेके जाएगा, पुनः हृदय में लेके जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो धमनी होती है वो हृदय से लेके रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचा रही है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, जो वृक्क की धमनी है वो हृदय से रक्त लाएगी और दोनों किडनी तक पहुंचाएगी। और दोनों किडनी से जो रक्त है उसको कौन लेके जाएगा, उसको लेके जाएगा शिरा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा धमनी और शिरा का क्या काम है। ठीक है, अब हम क्या बोले कि अगर हम धमनी और शिरा के रक्त में पाए जाने वाले अवयव, ठीक है, रक्त में पाए जाने वाले अवयव की कुल मात्रा का अगर अध्ययन करें तो धमनी में जितनी मात्रा होगी अवयव की, जो भी अवयव उपस्थित हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे ग्लूकोज, जो भी अवयव उपस्थित है उसकी मात्रा शिरा में जो रक्त होगा उसमें जरूर कम होगा। क्लियर, मतलब कि धमनी में जो अवयव की मात्रा है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और यूरिया की मात्रा क्या है, धमनी में बहुत ज्यादा होती है और शिरा में क्या होती है, नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि उत्सर्जन अंग की इकाई जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना और कार्य। तो हम क्या देख रहे हैं, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या है, पहले नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्य। मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया है। क्लियर, आप लोग अपने बुक से इसको रेफर कर सकते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, ये है उत्सर्जन अंग की इकाई, उत्सर्जन तंत्र की या उत्सर्जन अंग की, है ना, अंग ही लिख लेते हैं, उत्सर्जन अंग की इकाई है क्या, नेफ्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसका स्ट्रक्चर। जिस तरह से हमने देखा कि फेफड़ों में कोशिकाओं के आर पार गैसीय आदान प्रदान होता है, इसी प्रकार हमारे जो वृक्क हैं, ठीक है, उसमें बारीक नलियां हैं, उसमें कोशिकाओं के आर पार कई पदार्थ निष्कासन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, या फिर हम क्या कहते हैं, वृक्काणु। क्लियर, तो जैसा कि आपने देखा था जब हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, हमने कूपिकाएं देखी थी। उसमें क्या होती है, बहुत सारी केशिकाएं होती हैं, वो सब क्या करते हैं, वो गैसों को बाहर निकालने का काम करते हैं। उसी तरह जो ये किडनी है, जो वृक्क है, ये सिर्फ ऐसा दिख रहा है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या होता है, इसका उत्सर्जन का जो अंग की जो इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन है। ये भी क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं में क्या होता है, ये रहता है। और ये क्या करता है, ये क्या करेगा, जैसे वो गैसों को निकालने का काम करता था, ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं, या फिर कई पदार्थों की निष्कासन करता है, पदार्थों का निष्कासन। नेफ्रॉन क्या करता है, पदार्थों का निष्कासन करता है। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं कैसे काम करता है ये। जो एक वृक्काणु का अगला सिरा है वो कपनुमा आकृति का होता है।
ठीक है। इसमें एक धमनी की केशिकाओं का गुच्छा होता है, यहाँ से धमनी वृक्काणु के अन्य भाग में फैली होती है। जैसे आप डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि जो केशिकाओं का गुच्छा है वो धमनी वृक्काणु के अन्य भाग में फैली होती है। इन भागों में शिरा भी होती है, अगर धमनी है तो शिरा तो मौजूद होगी ही। शिरा और धमनी के बीच केशिकाओं का जाल नली के आसपास फैला होता है। अगर आप एक डायग्राम देखते हैं तो वो जो नली है उसके आसपास आपको शिरा भी दिखेगा और धमनी भी दिखेगा। रक्त में से यूरिया, कुछ लवण, पानी, कुछ प्रोटीन पदार्थ आदि रक्त वाहिनियों में वृक्काणु के अग्रभाग में आ जाते हैं। ठीक है, तो रक्त में से क्या क्या? यूरिया, प्रोटीन के कुछ पदार्थ, ठीक है, लवण रक्त के माध्यम से आते हैं ना, तो ये सब क्या होते हैं? वृक्काणु के अग्रभाग में आ जाते हैं। क्लियर? अब अग्रभाग में आ जाते हैं तो जैसे ये पदार्थ वृक्काणु के नली से आगे बढ़ता है, इनमें से कई पदार्थ का रक्त की नलियों में फिर से अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे पदार्थ क्या हैं? रक्त की नलियां जो हैं उसमें फिर से अवशोषित हो जाते हैं। अब कितने पदार्थ अवशोषित होंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो इनकी मात्रा रक्त में कितनी है। ठीक है, तो वृक्काणु से बहकर निकलने वाला पदार्थ मूत्र है ना। तो वृक्काणु, ये जो वृक्काणु है इससे बहकर निकलने वाला पदार्थ क्या है? मूत्र है। ये मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में इकट्ठा होता है। मूत्राशय में इकट्ठा होने के बाद जब भी उस पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव की स्थिति में ही वो मूत्र मार्ग से क्या होता है? मूत्र को शरीर से बाहर निकलता है। तो मूत्राशय पेशी ऊतक से बनी एक संरचना है जो कि तंत्रिका तंत्र में के नियंत्रण में है। तो मूत्राशय कैसा है? एक पेशी ऊतक से बनी संरचना होती है। ठीक है, जिसका जी क्या है? जो तंत्रिका तंत्र जो हमारे नर्वस सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है। तो मूत्र त्यागना है कि नहीं त्यागना है, ठीक है, ये हमारी ऐच्छिक क्रिया होती है। ठीक है, ये हम पे डिपेंड करता है, हम किस टाइम पे और कब उसका त्याग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कृत्रिम वृक्क की, आर्टिफिशियल किडनी, या फिर हम बोले कि डायलिसिस क्या होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि जब जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, चाहे एक्सीडेंट हो या फिर किसी और की वजह से, जो ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या फिर ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? उनकी किडनी में प्रॉब्लम आता है। किडनी में प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ जो रक्त में मौजूद होते हैं वो छानने का प्रोसेस वो कौन करता है? हमारी किडनी करती है। वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डायलिसिस का प्रोसेस करते हैं। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रक्त की जो एक धमनी होती है, ठीक है, रक्त की धमनी को हम किससे? कृत्रिम डायलिसिस में क्या होता है? सामान्य रूप से हमारे शरीर में यही प्रक्रिया वृक्क से होती है। इसमें क्या करते हैं? एक धमनी को, रक्त को एक डायलाइजर मशीन होता है जो कृत्रिम वृक्क के रूप में काम करता है। ठीक है, एक डायलाइजर मशीन होता है, उसमें हम धमनी, ठीक है, जो रक्त की धमनी है, जो ब्लड है वो हृदय से वृक्क तक किस में आता है? वो धमनी के माध्यम से आता है ना। तो उसी धमनी को हम क्या अलग करते हैं? डायलाइजर मशीन में लगा देते हैं और उसमें लगाने के बाद जो ब्लड प्योरीफाई होके उसको शीरा के माध्यम से पुनः जो है वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रक्त से अलग हो जाता है और जो रक्त को जो ब्लड प्योरीफाई हो गया उसको हम क्या करते हैं? पुनः शरीर में भेज देते हैं। तो ये है आपकी डायलिसिस का प्रोसेस। क्लियर? तो जीवों के लिए आवश्यक है उत्सर्जन, है ना, तो ये पदार्थों का चक्र तो चलता ही रहता है। तो निष्कासित पदार्थ दूसरों के लिए पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे द्वारा जो निष्कासित पदार्थ, जैसे आप देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होता है? वो पौधों के लिए एकदम यूजफुल है, वो उनके श्वसन के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा निष्कासित की जाती हैं और किसी अन्य जंतुओं या फिर पौधों के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो आज की क्लास में देखा हमने उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको क्लियर हुई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।